वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारी एट्थ क्लास की हिस्ट्री और इसके लिए ये पार्ट नंबर 9 है और 9th ही हमारा लेसन होगा। और इस बुक के लिए यानी कि क्लास नंबर 8 की हिस्ट्री के लिए लास्ट लेसन होगा, जिसमें हम बात करेंगे 1857 की जो क्रांति थी, रेवोल्यूशन जो था 1857 का, उसके बारे में हम बात करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। लास्ट लेसन जो था उसके लास्ट में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, यानी कि कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसकी जो शोषणकारी नीतियाँ थी या उनका विरोध जिस तरीके से हो रहा था, उनका कंक्लूज़न था ये। एक तरीके से जो भी ब्रिटिशर्स जो हमारे ऊपर क्या कर रहे थे, एक तरीके से एनफोर्समेंट कर रहे थे, बिल्कुल ऐसी जो है नीतियाँ उन्होंने हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी थी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, हर तरीके से। मतलब हमें लड़ाया जा रहा था, हमें दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था हर तरीके से, है ना। तो उनका रिवोल्ट जो है एकमात्र जो है उपाय निकला था। और 1857 के रिवोल्ट की यहाँ पे यानी कि क्रांति की बात करेंगे। और इस लेसन में हमें क्या जानने को मिलेगा, ये सब चीज़ें हमें जानने को मिलेगी। यानी कि हमें जानने को मिलेगा कि 1857 की क्रांति के मूलभूत कारण क्या थे और घटनाएं कहाँ कहाँ पे हुई, किस किस तरीके से हुई, और उन जो 1857 का जो विद्रोह था या जो क्रांति थी 1857 की, जो रिवोल्ट था, उसका स्वरूप कैसा था और उसका इम्पैक्ट या फिर महत्व उसका क्या रहा हमारे देश के अंदर, या हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है या जो आर्थिक स्थिति है उसमें जो है जो 1857 की महान क्रांति थी, जो रिवोल्ट था, इसका जो है क्या प्रभाव पड़ा था। तो चलिए देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, मई 1857 की महान क्रांति भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस वर्ष भारतीयों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी थी और स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी 1857 की जो लड़ाई है ना, उसको कहा जाता है। इस क्रांति के फलस्वरूप भारतीय जनमानस में ये भावना प्रबल हो चुकी थी कि अंग्रेज़ अभी अजेय नहीं रहे। कहने का मतलब ये है कि ये कहा जाता है कि लगभग 60 to 65% जो अर्थ है उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने जो है क्या किया है, राज किया है। ये बताया जाता है, ये कहा जाता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ हमेशा ही अजेय रहेंगे, इनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। ये कब पता चला था? ये जो है 1857 की क्रांति के बाद या उस समय पर पता चला था। तो बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो जड़ ही है इसकी। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये हम 2-3 लेसन पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। और इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य भी हमें पता है कि ये कंपनी जो है किस उद्देश्य से, यानी कि यूरोपियन जो लोग आए थे वो किस उद्देश्य से भारत में आए थे। भारत को लूटने के लिए आए थे एक तरीके से, व्यापार तो बहाना था और अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा लूटा था, ठीक है। और वो सीक्वेंस भी आपने याद रखना है कि किस सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, कौन आया था, ठीक है। लास्ट में फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच में आपस में झड़प होती है। ब्रिटिशर्स जो है फ्रांसीसियों को निकाल देते हैं, फ्रेंच पीपल्स को यहाँ से निकाल देते हैं, इनका एकाधिकार एक तरीके से यहाँ पे हो जाता है। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताएंगे कि प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी और बक्सर की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी। ये लगातार हम पिछले 2-3 लेसन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद जब ये दोनों लड़ाइयाँ, प्लासी और बक्सर की लड़ाइयाँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत ली थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के स्थान पर एक राजनीतिक कंपनी बन गई थी। यानी कि कंपनी ने धीरे धीरे ये लड़ाइयाँ जीतने के बाद जो कंपनी की सेना थी वो और ज़्यादा मजबूत हो गई थी और जो बहुत सारे राज्य, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को अपने कब्ज़े में करती जा रही थी, उससे जो है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होती जा रही थी और वो जो है राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ गई थी। 1757 से लेकर 1857 तक भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक नीतियाँ अपनाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। उन्होंने भारतीय जनता में असंतोष मात्र फैलाया,
जिसका परिणाम क्या निकला, भारतीयों ने 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। इंग्लैंड ने इसे बहुत ही सनसनीपूर्ण, अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक घटना माना था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीर सावरकर ने इस संघर्ष को भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम की संज्ञा दी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ जाती हैं ये चीज़ें। क्रांतिकारी कौन से क्रांतिकारी थे जिसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वीर सावरकर इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, ABCD करके बोल देंगे और वहाँ पे समझ में भी नहीं आएगा कि क्या बोल दिया है, क्या रह गया है। तो इसलिए 8th क्लास के लिए ही नहीं, ये बुक है ना, ये बुक या ये चीज़ें, ये बेसिक जो नॉलेज है, ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी काम आती है। विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था और ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके ऊपर जो है लेखन किया था। वीर सावरकर की पुस्तक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 को नाम दिया था उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और इस नाम से पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार जो थी उसके विरुद्ध अपनी पहली लड़ाई वीर सावरकर ने बताया था। ये वीर सावरकर हैं, विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, इस बुक का प्रभाव इतना ज़बरदस्त था कि ब्रिटिश शासन के अंत तक ये बिल्कुल निषिद्ध रही थी। इसका बहुत महत्व रहा था। उसके बाद ब्रिटेन के प्रसिद्ध एक बेंजामिन डिज़रेली और लॉर्ड एलन बैरो, ये दो व्यक्ति थे, राजनीतिज्ञ थे, ब्रिटेन के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, ऐसे नहीं कि कोई भी था। इन्होंने 1857 की क्रांति को एक महान विपत्ति या राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। संपूर्ण इंग्लैंड इस महान संघर्ष से भयभीत हो चुका था और उन्हें अपने अस्तित्व का खतरा जो है अनुभव होने लग गया था कि अब जो है भारतीय आपको यहाँ पे ज़्यादा दिन तक रहने नहीं देंगे। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, मतलब ये कोई ऐसा नहीं था कि अचानक ही ये चीज़ हो गई थी। ये जो है उनकी गलत नीतियों का एक परिणाम था। ये क्रूर शोषणकारी जो उनकी नीतियाँ थी वो जिस भी पर्सपेक्टिव से हों, जिस भी क्षेत्र से संबंधित हों, वो राजनीतिक क्षेत्र से हो सकती हैं, वो आर्थिक क्षेत्र से हो सकती हैं। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से भारतीय कृषि को अपाहिज बना दिया था उन्होंने। MSMEs को किस तरीके से उन्होंने एक तरीके से ख़त्म कर दिया था। लघु और कुटीर उद्योग MSMEs, ठीक है, किस तरीके से ख़त्म कर दिया था। ये जो सारी रणनीतियाँ थी, ये नीतियाँ थी, कूटनीतियाँ थी, इनके कारण जो है ये 1857 का विद्रोह हुआ था। इसके लिए राजनीतिक कारण क्या क्या जो है रहे, उससे पहले हम याद कर लेते हैं कुछ चीज़। अंग्रेज़ों के द्वारा मुग़ल सम्राट थे बहादुर शाह जफ़र, इनको लाल किला छोड़ने का आदेश दिया गया था। मुग़ल सम्राट का सिक्कों पर नाम अंकित नहीं किया जाना था। एक ये भी विद्रोह का एक कारण भी हो सकता है, बट ये विद्रोह के कारणों में नहीं गिना जाता है क्योंकि अंग्रेज़ों के अलावा हम इनसे भी मुक्त होना चाहते थे, मुग़लों से भी, क्योंकि ये इतने प्रभावी नहीं रह चुके थे अब तक। नाना साहिब की पेंशन, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था। झांसी का विलय किया जा रहा था अंग्रेज़ी शासन में और अवध के ऊपर कुप्रशासन का या कुप्रबंध का जो है आरोप लगा के अंग्रेज़ी शासन में मिलाया जा रहा था, कुछ झांसी की तरह ही जो है लैप्स की नीति के तहत। तो ये सब जो है कारण एक तरीके से कह सकते हैं आप। ठीक है, अब सिर्फ राजनीतिक कारणों की बात करते हैं कि किस तरीके के या कौन कौन से ऐसे राजनीतिक कारण रहे जिनके कारण क्या हो सकता है 1857 का विद्रोह हुआ था। हो सकता है नहीं, हुआ था। 1857 की क्रांति जो है, कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके जो प्रशासक थे, जो भी प्रशासन चलाते थे उसका, उनकी साम्राज्यवादी नीति उनका सबसे बड़ा कारण रही थी। रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड डलहौजी, ये इस प्रकार के गवर्नर जनरलों ने छल कपट या बल से भारतीय रियासतों या राज्यों को अपनी कंपनी में मिलाने का एक जो प्रोसेस है ना वो जारी रखा था। लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि और डलहौजी ने लैप्स की नीति अपनाई जिसके तहत भारतीय रियासतों को हड़प लिया गया और अंग्रेज़ी जो शासन था उसमें मिला दिया गया। लैप्स की नीति क्या थी? इसके अनुसार जो है कौन कौन से राज्यों को हड़पा गया था? नागपुर, झांसी, जैतपुर, संबलपुर, सतारा, इन राज्यों को कंपनी ने अपने अधीन कर लिया था।
कंपनी ने सिक्कों पर मुग़ल बादशाह का नाम अंकित करना बंद कर दिया। डलहौजी ने घोषणा करवा दी थी कि बहादुर शाह जफ़र जो है अंतिम मुग़ल सम्राट होंगे। उसके बाद मुग़लों को लाल किला छोड़ देने का आदेश दे दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? उस गवर्नर जनरल का नाम याद रखना पड़ेगा। लॉर्ड डलहौजी ने बोल दिया थी ये बात, ठीक है। लैप्स की नीति क्या थी? इसके अनुसार कोई भी राजा जो निसंतान मर जाता था उसका राज्य कंपनी में मिला लिया जाता था। वो कोई भी उत्तराधिकार अपने पास उत्तराधिकारी किसी को भी अपना नहीं बना सकता था। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है, सहायक संधि। सहायक संधि क्या थी? इसके अंतर्गत जो भी राज्य आते थे वो अपने दरबार में एक अंग्रेज़ रेजिडेंट रखेंगे, मतलब एक अंग्रेज़ अधिकारी या व्यक्ति एक तरीके से रहेगा उनके पास, जैसे आजकल एम्बेसडर्स या राजदूत जो है रहते हैं। और अंग्रेज़ी सेना भी उनको रखनी पड़ेगी उस राज्य को, और उस रेजिडेंट का और उस जो इंग्लिश जो सेना थी, ब्रिटिश जो सेना थी, उसका खर्च जो है राजा को वहन करना पड़ता था। और ये सेना जो है कंपनी के नियंत्रण में रहती थी, काम कंपनी के लिए करती थी। एक तरीके से उस राज्य को धीरे धीरे अपने अंदर जो है समाहित कर लेना था। सीधी सीधी बात सहायक संधि और लैप्स संधि की यही थी, लैप्स की नीति और सहायक संधि की, ठीक है। सहायक संधि किसने शुरू की थी, लैप्स की नीति किसने शुरू की थी? बहुत ही कन्फ्यूज़न के बात हैं ये दोनों के दोनों, ठीक है। कंपनी ने जब ये बोल दिया था कि जो सिक्के होंगे उनके ऊपर मुग़ल बादशाह का नाम अंकित नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि जो मुग़लों का शासन है ना यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ से निकल सकते हैं। डलहौजी ने घोषणा कर दी कि मुग़ल बादशाह है ना बहादुर शाह जफ़र जो है वो अंतिम मुग़ल बादशाह होंगे और मुग़लों को लाल किला छोड़ दिया जाना है। उसके बाद कंपनी के इस निर्णय से अंग्रेज़ों के प्रति भारतीय जनता में और भी ज़्यादा असंतोष और घृणा फैल गई थी। मराठों के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा कौन थे मराठों के? पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहिब को भी उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया था। और फिर क्योंकि वो उत्तराधिकारी नहीं थे तो इसलिए उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, उनका राज्य भी उनके पति की मृत्यु के बाद छीन लिया गया था। अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उन पर कुप्रबंधन का आरोप लगाकर उनको भी, अवध को भी जो है अंग्रेज़ी शासन में मिला लिया गया था। इस प्रकार की नीतियाँ जो है क्या हो गया था, इस प्रकार की जो नीति थी इसके कारण बहुत सारे भारतीय सैनिक एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ तो वो बेचारे बेरोज़गार हो गए थे। उनके पास रोज़गार का कोई अवसर नहीं था, कोई साधन नहीं था। तो इससे क्या हुआ, जो भारतीय सैनिक थे वो एक तरीके से विमुख हो गए थे किसके? ब्रिटिश जो सेना थी, ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटिश जो शासन था उनके प्रति, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, एक गतिविधि के नाम से बात बोल रखी है। अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति के कारण बहुत सारी रियासतों या राज्यों के सैनिक बेरोज़गार हो गए। उन बेरोज़गार सैनिकों के परिवारों की आर्थिक स्थिति की संकल्पना करते हुए एक अनुच्छेद आपने लिखना है। मतलब जब आपके पास काम नहीं होता, जब आपके पास रोज़गार नहीं होता तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा फैल जाता है। उसके कारण क्या होता है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोग इसकी कल्पना मात्र कर सकते हैं। तो इस कारण को, यानी कि अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति को आप जो है राजनीतिक कारण मान सकते हैं 1857 की क्रांति का। उसके बाद सामाजिक और धार्मिक कारणों की बात करते हैं। तो इसमें जो है भारतीय संस्कृति और धर्म के साथ छेड़छाड़ करने की जो बात है ना, सबसे पहले जो है हम उसको मान सकते हैं। अंग्रेज़ पादरियों और ईसाई मिशनरियों ने भारतीयों को बलपूर्वक या प्रलोभन से ईसाई बनाना शुरू कर दिया था। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य भी ईसाई धर्म का प्रचार करना बना दिया था। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि हमें हिंदुस्तानियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो हम अंग्रेज़ शासकों और उन करोड़ों भारतीयों के बीच दुभाषी का काम कर सकें जिन पर हम शासन करते हैं। हमें हिंदुस्तानियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जिसका रंग और रक्त भले ही भारतीय हो, लेकिन वो अपनी अभिरुचि, विचार, नैतिकता, बौद्धिकता में अंग्रेज़ हों। तो लॉर्ड मैकाले की सोच आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आज है ना ये चीज़ हमारी सोसाइटीज़ में देखने को मिल रही है, ठीक है। वो इस बात के ऊपर फोकस कीजिए आप
इस बात के ऊपर फोकस कीजिए, अंग्रेज़ और उन करोड़ों भारतीयों के बीच दुभाषीय का काम कर सकें। दुभाषीय जो दो भाषाएं जानते हों, हिंदी एंड इंग्लिश। वो इंग्लिश पर फोकस दे रहे थे भारत में अंग्रेजी शिक्षा को महत्वपूर्ण या शिक्षा का एक प्रमुख अंग बनाकर वो क्या करना चाहते थे, भारतीयों को अंग्रेजी के प्रति सचेत करना चाहते थे और अपना जो उल्लू सीधा करना बोलते हैं ना, वो काम करना चाहते थे। वो एक कड़ी का काम करना चाहते थे, क्योंकि इंग्लिश जो है हम नहीं समझ पाते थे और वो जो है हिंदी नहीं समझ पाते थे। तो उनके बीच में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो दिखने में हिंदुस्तानी थे बट काम किसके आएंगे, अंग्रेज़ों के आएंगे। उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखने की हैं यहाँ से, जो सामाजिक और जो है धार्मिक कारण हैं। इसमें सबसे पहले तो बलपूर्वक ईसाई बनाने की कोशिश करना, फिर अंग्रेज़ी जो है माध्यम बनाना, शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी बनाना, सरकारी स्कूलों में बाइबल का पढ़ाना ज़रूरी करना, आवश्यक करना। अरे भाई हमारे यहाँ पे तो गीता ही पढ़ाना आवश्यक नहीं है, हम बाइबल कैसे पढ़ेंगे भाई हम लोग, है ना। तो ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पे देखने को मिल रही थी। किस समय की बात चल रही है ये, 19वीं 17वीं 18वीं 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी की बात चल रही है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें चलती थी उस समय पर। रंग और नस्ल के आधार पर भारतीयों का अपमान करना, कुत्तों और भारतीयों का आना मना है, इस तरीके की चीज़ें, ये मर्द मूवी वगैरह, ये सब चीज़ें असलियत की हैं भैया, उन्होंने ऐसे ही नहीं बनाई। भारत के जो सामाजिक और धार्मिक जो रीति रिवाज थे, उनके अंदर अनुचित हस्तक्षेप करना भी एक प्रमुख कारण माना जाता है 1857 के विद्रोह का। क्योंकि भारतीय जो लोग थे वो काफ़ी थे, क्या हैं भी, आज भी हैं चीज़ें, भले ही आज लोग दिखाने के लिए करते हैं, बट लोग रीति रिवाजों को, जो रिचुअल्स हैं, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो हम फॉलो करने की कोशिश करते ही हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पे ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बट हम लोग कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें फॉलो करते ही हैं। ऐसी तो बात है नहीं कि हम लोग इन चीज़ों को मानते ही नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों का भी जो है महत्वपूर्ण जो है रोल रहा था 1857 के विद्रोह के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ईसाई पादरी जो होते थे वो भारतीय देवी देवताओं का मजाक उड़ाते थे। सरकारी स्कूलों में बाइबल पढ़ाई जाने लगी। सरकारी नौकरियों में अंग्रेज़ी माध्यम को जो है इम्पोर्टेंस दी गई। सरकारी नौकरियों में अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान और ईसाई धर्म का ज्ञान होना सबसे महत्वपूर्ण माना जाने लगा। 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम के द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले भारतीयों को ही पिता की संपत्ति में हिस्सा दिए जाने को ही जो है प्रचारित किया गया इस बात को काफ़ी। इससे भी बहुत ज़्यादा जो है ईसाई धर्म का प्रचार जो है भारत में देखने को मिला। अंग्रेज़ों ने भारतीय जनता से दुर्व्यवहार किया। वे लोग काले बाबू कह के हमें पुकारते थे। उनके द्वारा भारत में बने जो सरकारी होटल होते थे या दफ्तर होते थे, उनके बाहर कुत्तों और भारतीयों के लिए प्रवेश निषिद्ध है, ऐसी बातें लिखी गई थी। अब इस तरीके के जो है व्यवहार चलेंगे तो कौन भाई किसको मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। आर्थिक कारणों में आप क्या कह सकते हैं, अंग्रेज़ों ने 100 वर्षों तक 1857 तक लगभग जो है राज कर लिया था या कर रहे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल चौपट नस्तो नाबूद कर दिया था। दूषित भू राजस्व व्यवस्थाएं जो हमने लास्ट जो लेसन में पढ़े थे, तीनों बंदोबस्त जो पढ़े थे कृषि से संबंधित, कितनी दयनीय स्थिति बना दी थी भारतीय उद्योगों की और भारतीय कृषि की। जहाँ पे जो खेती की ही नहीं जा सकती, उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे सिचुएशंस नहीं हैं, परिस्थितियाँ नहीं हैं, तो आप वहाँ पे वो खेती कैसे कर लेंगे बताइए। तो नस्तो नाबूद कर दिया था। छोटी श्रेणी के किसान मजदूर बनकर रह गए थे। कंपनी के लगान की बढ़ती मांग और सूर्यास्त कानून से परंपरागत जमींदार भूमिहीन होते गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगान मुक्त भूमि का सर्वेक्षण करवाया। भूमि के निश्चित प्रमाण पत्र न मिलने वाली जागीरें जो है हड़प ली गई थी। 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन के तहत 21,000 जो जागीरें हैं ना वो जब्त कर ली थी। अब हम इस बात के बारे में पढ़ेंगे कि सूर्य कानून क्या था। आगे दिया हुआ है सूर्यास्त या सूर्य कानून क्या था। सूर्यास्त कानून जो है 1793 में बंगाल से स्थायी बंदोबस्त के आधार पर 1794 में लगाए गए सूर्यास्त कानून के तहत यदि एक निश्चित अवधि या तिथि को सूर्यास्त होने तक जमींदार
जिला कलेक्टर के पास भू राजस्व की रकम जमा नहीं करता था तो उसकी पूरी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाती थी। अब उसकी ज़मींदारी नीलाम क्यों होने देगा भाई? वो किसानों के ऊपर वो फोर्स करेगा भाई, उनका कर तो उनको देना ही पड़ेगा क्योंकि उसको आगे देना है, उसको इस कानून के तहत चलना है, सूर्यास्त कानून के तहत। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1793-94 की बात है ये, ठीक है। तो उस समय पर उसकी ज़मींदारी हड़प ली जाती थी। अब वो अपने आप को बेरोज़गार क्यों करेगा? भले ही किसान की बिक जाए ज़मीन, उसको कुछ नहीं लेना देना है इस बात से, ठीक है। ये चीज़ देखने को मिली। दूषित भू राजस्व व्यवस्था से ज़मींदारों और किसानों का भूमिहीन हो जाना, लघु और कुटीर उद्योगों का विनाश हो जाना, आयात निर्यात के नियम बड़े कठिन, अपने अनुसार अनुकूल बनाना लेकिन भारतीयों के अनुसार जो है वो प्रतिकूल हो गए थे। किसानों और मज़दूरों का लगातार शोषण हो जाना भी जो है आर्थिक कारणों में हम गिन सकते हैं, जो कि क्या थे? आर्थिक कारण रहे थे 1857 के रिवोल्ट के लिए। मुक्त व्यापार नीति, इसके कारण जो है लघु और कुटीर उद्योग MSMEs जो है तबाह हो गए थे। अंग्रेज़ों ने भारत से सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदकर इंग्लैंड भेज दिया और वहाँ पे तैयार माल को भारत में जो है महंगी जो है दामों पर भारत की मंडियों में बेचना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के तैयार माल से भारत का बाज़ार जो है बिल्कुल भर गए थे, लबालब मतलब खचाखच भर गए थे, बाज़ार भरे रहते थे इंग्लैंड के तैयार माल से। भारतीय माल लगभग जो है अदृश्य हो गया था बाज़ारों से, भारतीय बाज़ारों से भारतीय माल अदृश्य हो गया था और इंग्लैंड का माल लबालब भर गया था। सदियों से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों का एकाधिकार चलता था, जो अंग्रेज़ों की दूषित उद्योग नीति की भेंट चढ़ गया था। यानी कि अब कोई नहीं पूछता था भारतीय कपड़े को। कुशल कारीगर जो है अंग्रेज़ी कारखानों में मजदूरी करने लगे और जमींदार, उद्योगपति, किसान, मज़दूर सब लोग कंपनी के विरोध में खड़े हो गए थे। तो ये जो है आर्थिक कारणों में हम जो है गिन सकते हैं, जो कि 1857 के विद्रोह के कारण में मान सकते हैं। सैनिक कारण, भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाना, अंग्रेज़ों को ज़्यादा वेतन दिया जाना। भारतीय सैनिक जो है योग्य होने के बावजूद भी सेना में ऊंचे पदों तक नहीं पहुंच सकते थे। अंग्रेज़ी साम्राज्य में विलय हो जाने के बाद राज्य के सैनिकों का बेरोज़गार हो जाना था, क्योंकि उस राज्य में फिर वो लोग अपने अंग्रेज़ जो है सैनिक रखते थे और जो भारतीय सैनिक होते थे उस राज्य के, उनको घर पे बैठा दिया जाता था, वो बेचारे बेरोज़गार हो जाते थे। अब वो क्या करेंगे? अंग्रेज़ी सेना के मतलब ब्रिटिश जो शासन है उसके विरोध में ही खड़े होंगे। अब वो डिफेंस थोड़ी ना करेंगे उनका। सैनिकों का समुद्र पार भेजना, अब भारतीय सैनिकों को बाहर भेज देते थे। अब क्यों रहेंगे बाहर? वो रहेंगे ही नहीं, वो ना मन लगेगा, ना इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही थी। इससे भी नाराज़ हो रहे थे हमारे सैनिक खासकर। चर्बी वाले कारतूसों ने तो आग में घी डाल दिया था और सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि सबसे पहले जो है क्या बोलते हैं उनको, राष्ट्रवादी या देशभगत जो है व्यक्ति कौन थे या शहीद कौन थे, तो मंगल पांडे माने जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पहले नंबर पे जो शहीद थे वो। 1854 में कंपनी की सेना में लगभग 3,50,000 भारतीय सैनिक थे और 51,000 सैनिक जो है यूरोपियन थे। भारत सरकार और सैनिकों के बीच में प्रमुख जो संबंध होता था वो वेतन होता था, परंतु सेना के कुल व्यय का आधे से ज़्यादा भाग यूरोपियन सैनिकों के ऊपर खर्च कर दिया जाता था और भारतीय सैनिकों को वेतन और भत्ता बहुत कम दिया जाता था। 1844, 49 और 52 में सैनिकों की अलग अलग टुकड़ियों ने अलग अलग जगह पर वेतन वृद्धि के लिए काफ़ी विद्रोह किए थे, लेकिन उनको बड़ी कठोरता के साथ दबा दिया गया था, उनके विद्रोह को, सैनिकों के विद्रोह को। 1856 में सामान्य सिविल सेवा भर्ती अधिनियम पारित कर दिया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय सैनिकों को विदेश में भी भेजा जा सकता है, जबकि भारतीय सैनिक समुद्र पार करना धर्म के विरुद्ध समझते थे। भाई हम लोग समुद्र पार करके किसी तरफ नहीं जाएंगे। अंग्रेज़ अधिकारी भारतीय सैनिकों से गाली गलौज करते थे, अपने से हीन समझते थे, जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों में रोष आ गया था और इन्होंने जो है 1857 में क्रांति
जो हुई उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया था, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। और एक कारण वो चर्बी वाला कारतूस कह सकते हैं आप, वो रहा था। क्या हो गया था 1856 में, क्या हुआ, कंपनी ने सरकार ने सेना में पुरानी बंदूक जिनका नाम ब्राउन बेस होता था, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल्स, ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स दे दी थी सैनिकों को। और जो एनफील्ड राइफल्स होती थी उसमें जो कारतूस डालना पड़ता था वो मुंह से छीलना पड़ता था एक बार। और इनको चिकना करने के लिए क्या करना पड़ता था, सूअर और गाय की चर्बी का यूज़ करना पड़ता था। अब हमारे लिए ये दो जानवर इम्पोर्टेंट थे, गाय को हम माता मानते हैं, सूअर को हमारे मुसलमान भाई मानते हैं। तो ये सूचना जब भारतीय सैनिकों को पता चली तो इससे वो गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उसमें तो हिंदू सिपाही भी हैं, उसमें मुसलमान सिपाही भी हैं। ठीक है, मुसलमान सूअर को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, सॉरी अगर मैंने उल्टा बोल दिया है तो चर्बी वाले कारतूस कहने का मतलब ये है कि एक जो है क्या हुआ था, एक आग में घी डालने का काम जो है इन्होंने किया था सैनिकों के मध्य। गतिविधि की बात कर लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी कंपनी की सेना में सिपाही के रूप में काम करते हैं और अंग्रेज़ अधिकारी आपको चर्बी वाले कारतूस यूज़ करने के लिए देते हैं आज्ञा, तो आप क्या करेंगे उससे संबंधित कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप ये अनुच्छेद। अब बात करते हैं कंपनी की घटनाएं हुई कहाँ कहाँ पे। ये हमारे क्रांतिकारी मंगल पांडे जी। मंगल पांडे बैरकपुर, अम्बाला और मेरठ में किस किस तरीके के विरोध हुए थे। बैरकपुर, अम्बाला और मेरठ में 1857 की महान क्रांति का श्री गणेश बैरकपुर छावनी से हुआ था। 29 मार्च 1857 को जब 34वीं रेजिमेंट की परेड चल रही थी और इस समय पर एक ब्राह्मण भारतीय सैनिक जो कि मंगल पांडे थे, उनको चर्बी वाले कारतूस दे दिए गए थे और उन्होंने उनको यूज़ करने से मना कर दिया। इस समय पर दो अंग्रेज़ अधिकारी आए, सार्जेंट मेजर हडसन जो भी आप इसको कहना चाहें, और लेफ्टिनेंट बॉब, उनको जो है बीच में आए और उनकी कहा सुनी हो गई। तो मंगल पांडे साहब ने क्या कर दिया, दोनों को गोली से उड़ा दिया। उन्होंने अंग्रेज़ी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति करने के लिए उत्साहित किया और घायल अवस्था में उनको पकड़ लिया गया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। जनरल एयरसे ने 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया था फांसी देने के बाद। बैरकपुर की इस घटना से क्रांतिकारियों के द्वारा तय तिथि 31 मई से पहले ही क्रांति आरंभ हो गई थी और क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल का फूल और रोटी को चुना गया था। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ये डेट इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे हुआ था, रेजिमेंट कौन सी थी, किसको गोली से उड़ाया था, कब फांसी दी गई थी, ठीक है, और 34वीं रेजिमेंट जो है भंग किसने की थी, ठीक है, और जो क्रांति थी 1857 की उसका प्रतीक किसको चुना गया था। ये सब चीज़ें जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे लोग, अगर कोई बड़ा भी इस वीडियो को देख रहा है तो। 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल का फूल और रोटी को चुना गया था और कमल का फूल भी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया जिनको महान क्रांति में शामिल होना था। रोटी को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाया गया, मतलब दोनों प्रतीकों का बड़े अच्छे तरीके से प्रयोग किया गया। क्रांति को किस तरीके से और ज़्यादा भड़काया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरीके से शामिल किया जा सकता है 1857 के रिवोल्ट के लिए, ताकि अंग्रेज़ों को बहुत सहन कर लिया, अब इनको भगाना है यहाँ से, ये चीज़ सोच ली गई थी। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस यूज़ करने से मना कर दिया। उसके बाद की बातें की जा रही हैं यहाँ पे। उन सैनिकों पर मुकदमा चलाया, उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई और फिर दूसरे सैनिकों के सामने निर्वस्त्र कर दिया गया, मतलब उनको जो है बहुत बेइज्जती कर दी गई थी, उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी गई थी उनकी। अंग्रेज़ी अधिकारियों के द्वारा इस कार्रवाई से बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे वो लोग और उनके साथियों ने 10 मई
को रविवार के दिन इस क्रांति की शुरुआत कर दी थी। इस क्रांति का फेल होने का एक मेजर कारण बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। क्रांति को 31 मई 1857 को शुरू करना था, लेकिन क्रांति पहले ही शुरू हो गई थी मेरठ से। 10 मई 1857 को दिन कौन सा था? रविवार था। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। यूरोपियन अफसरों की हत्या कर दी गई और भारतीय सैनिकों को जो भी बंदी थे उनको हटा दिया गया। हर हर महादेव, मारो फिरंगी को, इस तरीके के नारे लगाए गए और दिल्ली की तरफ जो है निकल पड़े हमारे सैनिक। मेरठ क्रांति से 9 घंटे पहले अम्बाला में क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्रांति के समय अम्बाला छावनी, जो कि आज भी है, अंग्रेज़ों की महत्वपूर्ण सैनिक छावनियों में से एक होती थी और आज भी है, हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है। हालांकि वो रूस से जो फाइटर प्लेन्स आए थे सबसे पहले अम्बाला में ही आए थे। चर्बी वाले कारतूसों और मंगल पांडे की फांसी की सज़ा की सूचना के बाद सैनिकों में बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया और फिर कुछ सैनिक अधिकारियों के पास गए और चर्बी वाले कारतूस वापस लेने के लिए निवेदन किया, परंतु अंग्रेज़ अधिकारियों ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया और सैनिकों ने योजना बनाई कि 10 मई 1857 रविवार के दिन हम लोग जो है गिरजाघर में प्रार्थना करने के लिए जाएंगे और शस्त्रागार पर, मतलब जो अर्सनल है उसके ऊपर जो है क्या कर लेंगे, हम लोग अधिकार कर लेंगे एक तरीके से शस्त्रागार के ऊपर। परंतु एक देशद्रोही जासूस था जिसका नाम श्याम सिंह था, उसने ये बात अंग्रेज़ों को पहले ही बता दी और अंग्रेज़ सतर्क हो गए और हमारा बहुत बड़ा लॉस हमें झेलना पड़ा। 10 मई को अम्बाला में 60वीं और 5वीं पलटनों ने निर्धारित योजना के अनुसार अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति करने की कोशिश की, परंतु ये जो श्याम सिंह जासूस था जो ब्रिटिश सेना का, इसने पहले ही बता रखा था। सभी क्रांतिकारियों को जो है तोपों और टैंकों से घेर लिया गया और क्रांतिकारी सैनिकों ने भी 50 अंग्रेज़ी अफसरों को बंधक बनाकर अपनी ढाल बना लिया था। ऐसी परिस्थितियों में क्रांतिकारी सैनिकों की मांगों पर सकारात्मक विचार करने के लिए और सम्मान देने के लिए उन्हें सेवा में रखे जाने का प्रस्ताव रखा गया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों का यह प्रस्ताव मान लिया। इस प्रकार देशद्रोही के कारण अम्बाला में क्रांति की ज्वाला को इस तरीके से दबा दिया गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये श्याम सिंह है कि राम सिंह है, ये इसने बड़ा काम ख़राब कर दिया था वहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली थी क्रांति की शुरुआत में। फिर आगे बढ़ते जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया, दिल्ली पहुँच गया। दिल्ली में किस तरीके का नेतृत्व कौन कर रहा था, किस तरीके की घटनाएं हुई थी, ये सब बातें हम यहाँ पे देखेंगे। 11 मई का दिन था, 1857 तो है ही, अब बस हम डेट अगर दे रखी है तो सीधा उसी को बात करेंगे। 11 मई को बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जनरल बख्त खान के साथ, यानी कि दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहे थे? बख्त खान कर रहे थे। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र द्वितीय को दोबारा से भारत का जो है बादशाह घोषित कर देते हैं और बहादुर शाह जफ़र ने पड़ोसी राज्यों से अंग्रेज़ों के विरुद्ध संगठित होने का आह्वान किया, रिक्वेस्ट की। दिल्ली पर भारत के आधिपत्य का समाचार आसपास के क्षेत्रों में जल्दी से जल्दी फैलने लग गया था। जगह जगह पर अंग्रेज़ों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा था और दिल्ली के ऊपर अधिकार हो जाने के बावजूद सैनिकों ने गुड़गांव के कलेक्टर फोर्ड को खदेड़ कर गुड़गांव को अपने कब्ज़े में ले लिया था। राव तुलाराम ने रेवाड़ी में, लाला हुक्मचंद जैन ने हांसी में, मोहम्मद शहजादा आज़िम ने हिसार में, नूरसमद खान ने रानिया में, अब्दुर रहमान और उसके दामाद समद खान ने जज्जर में, बाबा शाहमल तोमर ने बड़ौत मेरठ के अंदर और राजा नाहर सिंह ने वल्लभगढ़ में क्रांति का बिगुल बजाया। कहाँ पे किसने क्रांति का बिगुल बजाया, ये हमारे HSSC पूछ सकता है। हरियाणा जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है वो ये चीज़ें पूछ लेता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें HSSC जो बोर्ड है हमारा वो पूछ लेता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बट प्लीज़ फोकस ऑन द टॉपिक। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे HSSC बोर्ड में पूछ ली जाती हैं।
तो ये कहाँ से कौन कर रहा था, ये हरियाणा जीके के अंतर्गत पूछ ली जाती हैं चीज़ें, तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये हरियाणा के एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी और इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी। तो 1800 सितंबर तक जो है क्या कर लिया था, दोबारा से अधिकार कर लिया गया था दिल्ली के ऊपर, और बहादुर शाह जफ़र को हुमायूं के मकबरे से बंदी कर लिया गया, और फिर अंग्रेज़ों के द्वारा बात कर रहा हूँ मैं, और फिर उनको रंगून भेज दिया गया था। और वहाँ पे 1863 में जो बहादुर शाह जफ़र है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये दिल्ली में जो कार्रवाई हुई थी 1857 के रिवोल्ट की। अब बात करते हैं कानपुर, बनारस और इलाहाबाद में क्या हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। जून 1857 में उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया था। पेशवा मीन्स प्रधानमंत्री, पीएम, और ये हमारे नाना साहिब थे। तो जनरल नील ने इलाहाबाद और बनारस में भारतीय जनता पर बहुत अत्याचार किए हुए थे। नील के अत्याचारों से गुस्से होकर कानपुर में सती चौरा घाट के ऊपर भारतीय सैनिकों ने अनेक अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया था। जनरल हैवलॉक ने 17 जुलाई 1857 को कानपुर पर अधिकार किया, लेकिन जल्दी ही नाना साहेब और तांत्या टोपे ने अंग्रेज़ी सेना को पराजित करके कानपुर पर दोबारा से अधिकार कर लिया। कॉलिन कैपबेल ने नाना साहेब को कानपुर में हराया। नाना साहेब को हराया था इसने, कॉलिन कैपबेल ने, और नाना साहेब नेपाल की ओर चले गए थे और तांत्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई से जा मिला था। तो ये बनारस, कानपुर और इलाहाबाद के आसपास जो है 1857 की क्रांति के कुछ लम्हे हमें देखने को मिले थे उस समय पर। फिर हम बात करते हैं लखनऊ के अंदर जो है किस तरीके का माहौल था उस समय पर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लखनऊ में वाजिद अली शाह की बेगम हज़रत महल ने क्रांतिकारी जो बिगुल है वो बुझाया हुआ था। 10 दिन तक चले इस संघर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। बेगम हज़रत महल ने वाजिद अली शाह के पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। लखनऊ के ऊपर अधिकार करने की लड़ाई, इलाहाबाद, बनारस में निर्दोष पुरुषों, महिलाओं, बच्चों की हत्या करने वाला क्रूर नील लखनऊ की गलियों में मारा गया था। नवंबर 1857 की बात है जब जनरल हैवलॉक और कैम्पबेल की संयुक्त सेना ने लखनऊ पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध में हैवलॉक मारा गया था और 1858 तक लखनऊ पर अंग्रेज़ों ने दोबारा से आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इस दौरान और भी बहुत सारी घटनाएं घटी थी लखनऊ के अंदर, बट उनसे 1857 का रिलेशन नहीं है। बात करते हैं झांसी की। ये तो काफ़ी फेमस है, इनके बारे में तो आप वैसे भी जानते हैं। क्या हुआ, स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व यहाँ से कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे एक उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, तो जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज़ों को रानी लक्ष्मीबाई ने खदेड़कर बाहर निकाल दिया था और अपने आप को एक झांसी को जो है एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। 3 अप्रैल 1858 की बात है जब अंग्रेज़ी कमांडर थे सर ह्यूरोज, इन्होंने दोबारा से झांसी पर आक्रमण कर लिया। रानी का साथ कौन दे रहा था उस समय पर? कुछ लोग थे जिन्होंने रानी का साथ दिया था, उनमें से गुलाम गोश खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, मोतीबाई, लाला भाऊ बख्शी, रघुनाथ सिंह, जवाहर सिंह और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय पर रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। कड़े संघर्ष के बाद अंग्रेज़ी सेना किले में प्रवेश करने में सफल हो पाई थी और रानी लक्ष्मीबाई उसको छोड़ के कालपी की ओर चली गई थी। कालपी में रानी और तांत्या टोपे ने युद्ध में सर ह्यूरोज की सेना को बहुत हानि पहुंचाई। 24 मई को अंग्रेज़ों ने क्या किया, कालपी पर अधिकार कर लिया था। कालपी पर भी अधिकार कर लिया था। झांसी से तो खदेड़ ही दिया था तांत्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई और जो भी साथी थे, सारे के सारे जो भी क्रांतिकारी थे सारे के सारे, लेकिन उसके साथ साथ कालपी पर भी अधिकार कर लिया था अंग्रेज़ों ने। रानी तांत्या टोपे ने कालपी से निकल कर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था और ग्वालियर का शासक था सिंधिया, अंग्रेज़ों की शरण में चला गया था। 7 दिन के लंबे संघर्ष के बाद 18 जून 1858 को अंग्रेज़ी सेना
ने ग्वालियर को भी अपने अधिकार में ले लिया था। मतलब वो जैसे जैसे रानी लक्ष्मीबाई बढ़ रही थी उसी तरीके से अंग्रेज़ भी पीछे पीछे रानी लक्ष्मीबाई के चल रहे थे अधिकार करते हुए। रानी लक्ष्मीबाई सेना अंग्रेज़ी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाती है। तांत्या टोपे अप्रैल 1859 में अंग्रेज़ों से संघर्ष करने में जो है अपने आप को शहीद कर देते हैं। देशद्रोही मान सिंह ने अलवर के जंगलों में सोते हुए तांत्या टोपे को जो है क्या कर दिया था, पकड़वा दिया था और 1800 अप्रैल 1858 में एक्चुअली 18 अप्रैल के दिन को तांत्या टोपे जो थे उनको फांसी दे दी गई थी। ये झांसी, ग्वालियर, कालपी इस तरीके से जो संघर्ष था वहाँ पे इस तरीके से चल रहा था। वहाँ पे कौन नेतृत्व कर रहा था, रानी लक्ष्मीबाई का कौन साथ दे रहा था, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। जगदीशपुर 80 वर्षीय राजा थे राजा कुंवर सिंह। वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध काफ़ी अड़े हुए थे जगदीशपुर के अंदर और उन्होंने अनेक युद्धों में पराजित करके स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। 1858 में वो अंग्रेज़ी सेना से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। बहुत सारे प्रमुख केंद्रों के अलावा बरेली, शाहजहाँपुर, फिरोज़पुर, पेशावर, जालंधर, मुल्तान, उड़ीसा, असम में भी कंपनी की सरकार जो है काफ़ी कड़े विरोध का सामना कर रही थी भारतीयों के। बात करते हैं 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिख के बताने आपने कमेंट बॉक्स में। दक्षिण भारत में किस तरीके से चल रहा था, काफ़ी व्यापक हो चुकी थी क्रांति यहाँ पे 1857 की दक्षिण भारत में भी। और महाराष्ट्र के सतारा में इसका नेतृत्व रंगा बापू गुप्ते है ना, हाँ जी, रंगा बापू गुप्ते जो है महाराष्ट्र के सतारा में इसका नेतृत्व कर रहे थे। बम्बई में कंपनी जो सेना थी उसमें क्रांति की योजना बनाने वाले सैयद हुसैन और मंगल को तोप से उड़ा दिया गया था। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, कर्नूल, गुंटूर और विशाखापट्टनम, कर्नाटक के मैसूर, कारवाड़, जमाखिंडी, शोरापुर, बेंगलोर, बेलगांव, तमिलनाडु के मद्रास, अर्काट, मदुरई, तंजौर में भी अंग्रेज़ों को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से। और गोवा और पांडिचेरी में भी काफ़ी घटनाएं जो है देखने को मिली थी। ये दक्षिण भारत में जो है 1857 की क्रांति के कुछ लम्हे देखने को हमें मिले थे। तो हम कुल मिला के इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो 1857 का रिवोल्ट जो था, जो विद्रोह था, वो उत्तर भारत में ज़्यादातर देखने को मिलता है और सपोर्ट आता है दक्षिण भारत से, बट तब तक जो है विद्रोह कुचल दिया जा चुका था और अंग्रेज़ जो है कामयाब हो चुके थे इसको कुचलने में। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। अब इसका स्वरूप कैसा था, विद्रोह का स्वरूप कैसा था? देखिए, स्वरूप में क्या कह सकते हैं हम, देखो थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद लाइन टू लाइन देखते हैं क्या होता है। देखिए, क्रांति जो है ना सफल नहीं रही, असफल रही। क्योंकि अगर हम अंग्रेज़ों को 1857 में खदेड़ नहीं पाए, 1947 में हम लोग खदेड़ पाए, तो इसका मतलब 1857 की क्रांति तो सफल तो नहीं हुई थी, लेकिन उसका महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। क्योंकि दुनिया के 60 से 65% यानी कि आधे से ज़्यादा हिस्से पर राज करने वाले जो अंग्रेज़ थे, उनकी जड़ों को हिला देना, एक तरीके से इंग्लैंड तक के शासन को हिला देना एक देश के द्वारा, क्योंकि देश तो काफ़ी बड़ा था, शुरुआत से ही काफ़ी बड़ा था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आज पहले नंबर पे चले गए हैं जनसंख्या में, उस दिन भी थे, ये तो नहीं है, लेकिन इतने छोटे भी नहीं थे, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप बातों को। तो इसका इतिहास बहुत ज़बरदस्त रहा। और अगर 1857 का रिवोल्ट विद्रोह नहीं हुआ होता तो हम 1947 में भी आज़ाद नहीं हुए होते, ठीक है ना। इस तरीके की चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती हैं और काफ़ी गौरवमयी आप इसको क्रांति कहेंगे। हज़ारों की संख्या में शहीद हुए लोग
अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से, किस तरीके से एक नियोजन तो बना लिया गया था, इसके लिए एक योजना तो बना ली गई थी। जो पूर्व योजना होती है ना किसी भी युद्ध के लिए, किसी भी लड़ाई के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, वो बना ली गई थी। बट एट लास्ट कुछ गद्दारों की वजह से, कुछ सिचुएशंस ही ऐसी हो गई थी, परिस्थितियां ही ऐसी हो गई थी कि क्रांति को अगर सही समय पर सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया जाता, जो भी पूर्व योजना बनाई गई थी अगर, तो उस समय पर हालात कुछ और ही होते। तो जो भी मंजूर था समय को वो हुआ, और उसका बेस बनी ये 1947 का 1857, और हम आज़ाद हुए थे एट लास्ट। अब बात करते हैं इसके पॉइंट आउट निकालने की, पॉइंट किस तरीके से निकालने हैं, हमें किस तरीके से पढ़ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं बातों को। ब्रिटिश अधिकारियों या साम्राज्यवादी जो लेखक होते हैं, उन्होंने कहा कि जो भी निजी कारण रहे थे, जैसे कि सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र, ईसाई विरोधी विद्रोह, सामंतवादी प्रतिक्रिया, उसमें ये जो है असफल प्रयास रहा था हमारा ये। लेकिन ब्रिटेन के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कहते हैं डिज़रेली, इन्होंने राष्ट्रवादी विद्रोह जो है 1857 के विद्रोह को कहा था। और बहुत सारे विदेशी जो लेखक हैं उन्होंने भी इसको जन विद्रोह का जो है संज्ञा या नाम दिया था, और जिसमें अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने का सामूहिक एक प्रयास किया गया था, जिसमें लाखों हज़ारों जान गई थी। ये बहुत व्यापक था, उत्तर मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह पूरे भारत में इसकी एक चिंगारी फैली थी। सैनिकों के अतिरिक्त सज़ा पाने वालों में सामान्य नागरिकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। सभी धर्म और वर्गों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसी के आधार पर सबसे ज़्यादा जो बात करते हैं, विनायक दामोदर राव सावरकर 1908 में 1857 के महान संघर्ष को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इसे मूल प्रेरक मानते हैं नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, बेगम हज़रत महल, रंगो बापू, राजा नाहर सिंह, राव तुलाराम, शाहमल। इनको स्वार्थी सामंत कहा। ये बात गलत है, ये बात गलत है। इनको स्वार्थी सामंत कहेंगे अगर आप, क्योंकि जो भी ये लोगों के नाम लिए गए हैं, इनको स्वार्थी सामंत क्यों कहा कुछ लोगों ने, क्योंकि ये अपने राज्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं है। देखो कुछ हद तक ये बात ठीक है, बट वो लोग स्वतंत्र भी तो होना चाहते थे। अंग्रेजी जो ब्रिटिश शासन है वो उससे स्वतंत्र भी तो होना चाहते थे ना। तो लोगों को जो अंग्रेजी शासन है उससे छुटकारा भी तो दिलाना चाहते थे वो लोग। तो इसलिए उनको जो है आप स्वार्थी सामंत मत कहिए प्लीज़, ये गलत बात है। क्रांति सुनियोजित थी, इसको देशव्यापी देशभक्तिपूर्ण प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल उचित बात है। इस क्रांति का महत्व क्या रहा? यद्यपि अंग्रेज़ों का भारत से निकलना असंभव हो पाया, पहला संगठित सामूहिक प्रयास जो है आप इसको कह सकते हैं, जो कि असफल भी रहा, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ एक बड़ी सामुद्रिक शक्ति थे। सामुद्रिक शक्ति समझते हैं आप क्या होता है? समुद्र जो है, अब धरती के 71% हिस्से पर पानी है, और जो उसमें राज कर सकता है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि समुद्र के द्वारा व्यापार जो होता है वो ज़्यादा सुदृढ़ हो जाता है। आई बात समझ में? तो सामुद्रिक शक्ति हो चुके थे उस समय तक अंग्रेज़, क्योंकि 60 से आधे से ज़्यादा जो धरती है उसके ऊपर कब्ज़ा चल रहा था इन लोगों का, ठीक है। या बहुत सारे देशों पे अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे देशों पर इनका राज चलता था, तो ये चीज़ देखने को मिल रही थी हमें। क्रांति की तिथि तय की गई थी 31 मई 1857, लेकिन चर्बी वाले कारतूस की घटना के कारण 10 मई को ही शुरू हो गई थी, ठीक है। और मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र क्रांति के नेतृत्व की कमज़ोर कड़ी साबित हुए थे, वो इतना प्रभाव नहीं डाल पाए। यातायात और संचार के साधनों का जो अभाव रहा था, क्योंकि उनका आधिपत्य किसके कंट्रोल में चलते थे? सारी के सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के कंट्रोल में चलती थी सारी चीज़ें।
इसकी वजह से वो लोग जो है क्रांति का दमन करने में सफल रहे थे। इस महान संघर्ष ने कंपनी की जो जड़ें हैं ना वो हिला के रख दी थी। 1858 में इंग्लैंड की संसद में पारित एक्ट हुआ, एक एक्ट पारित हुआ और उस एक्ट के अनुसार कंपनी का राज ख़त्म कर दिया गया भारत का, और भारत को जो है इंग्लैंड के अधीन कर दिया गया था। इंग्लैंड सरकार ने घोषणा कर दी थी कि अब किसी भी भारतीय राजा का राज्य नहीं छीना जाएगा। हालांकि ये एक कहने मात्र बात थी, और ये भी वायदा किया गया कि भारत के जो आंतरिक मामले हैं, जैसे कि राजनीतिक जो बात हो गई, उनमें जो अंग्रेज़ है ना वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनको पुत्र गोद लेने का, उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार भी दे दिया जाएगा, लेकिन उसको इंग्लैंड के शासन के अधीन माना जाएगा। ये बात पक्की कर दी गई थी। हाँ, राज्य आप अपने हिस्से से चला सकते हैं, अपने तरीके से चला सकते हैं, बट पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, कुछ हद तक जो है अधिकार दे दिए जाएंगे। भारत पर अपने राज्य को चिरस्थायी मतलब हमेशा बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने भारत को दो बड़े समुदायों में बांट दिया। हिंदुओं को अलग से रखना शुरू कर दिया और मुसलमानों को अलग करना शुरू कर दिया, जो डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति जो अंग्रेज़ों ने अपनाई थी। ठीक है, सैन्य प्रशासन में भी अनेक बदलाव किए गए, क्योंकि सैनिक ही इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो रहे थे। और सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी, क्योंकि आपने देखा कि 1 लाख समथिंग जो है सैनिक भारतीय थे और उनके तो मात्र 35,000 सैनिक थे। कहाँ पे 1 लाख, कहाँ पे 35,000। और फिर हमारे वाले सैनिक वैसे ही उनके ऊपर भारी पड़ेंगे। देखो, बाहुबल में हमारे वाले भारी पड़ेंगे, और हो सकता है उनके पास आधुनिक जो हथियार हैं वो ज़्यादा थे उस समय के हिसाब से। जो भी आधुनिक हथियार थे भाई, ये तो मानना पड़ेगा हमें। तो उनके पास जैसे बहुत सारे जो आधुनिक हथियार थे, जैसे तोपखाना, गोला बारूद, इसमें जो है ज़्यादातर यूरोपीय सैनिकों को रखा गया था। भारतीय सैनिकों को उनका जो तौर तरीका है बताया नहीं गया, सिखाया नहीं गया, या फिर उनको जानबूझकर रखा नहीं गया कहीं ये दोबारा से करना दे। और उनमें एकता की भावना भी पैदा नहीं होने देना चाहती थी अंग्रेज़ी शासन, और वहाँ पे जाति को रखा दिया गया था कि आपकी जाति के अनुसार हम रेजिमेंट्स बनाएंगे या इस तरीके की चीज़ें करेंगे। ये चीज़ें भी कर दी गई थी सेना के अंदर। लेकिन इसके बाद भी भारतीयों में वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था वो मील का पत्थर साबित हुआ था, क्योंकि उस समय पर उन्होंने एकता का एक परिणाम देखा था छोटा सा। 1857 का संग्राम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ, और भारतीय जो है लोग जो थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना जो है ना उसको और ज़्यादा उजागर करने का जो है सफलता प्राप्त की थी 1857 के संग्राम ने। ये स्वतंत्रता संग्राम विदेशी शासन को उखाड़ देने के लिए लड़ा गया था, और इसमें आम जो जनसाधारण था, आम जो व्यक्ति था, आम जो आदमी था, उसकी भागीदारी काफ़ी सराहनीय साबित हुई थी, क्योंकि सैनिक जहाँ से भी गुज़रते थे स्थानीय लोगों की सहानुभूति उनके साथ रहती थी। संग्राम में स्त्रियों ने भी भाग लिया था। अब आप ये नहीं कह सकते उनका रोल नहीं था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की एक टुकड़ी बनाई और उनको प्रशिक्षण दिया, सैन्य प्रशिक्षण जिसको आप कहेंगे, दिया उनको। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने अनेक राजपूत शासकों को पत्र लिखकर ये इच्छा प्रकट की थी कि वो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल दें या मिल के काम करें, ताकि हम लोग अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल दें। लेकिन संचार के साधनों के कमी के कारण वो जो है एकजुटता हो नहीं पाई थी, जिससे स्वतंत्रता संग्राम का जो एक बेस था, एक जो नींव थी, वो जो है मजबूत नहीं हो पाई, और उसके कारण जो है ये जो विद्रोह है वो असफल हो गया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ, नो डाउट अबाउट इट, और उसी का रिज़ल्ट निकला कि 15 अगस्त और 1947 को हम लोग जो है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर पाए। ये 1857 का एक हम ये कह सकते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से, जब हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, चीज़ों को पहचान लेते हैं, तो
हम यही समझ पाते हैं इससे कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद एक बेस हुआ था 100 साल पहले, 90 साल पहले, तब जाकर हम उस चीज़ को अचीव कर पाए हैं। तो ये था हमारा लास्ट लेसन, और यहाँ पे ये एक्सरसाइज दी गई है। अगर आप कहेंगे तो हम इनके वीडियोस बनाएंगे, अगर आप नहीं कहेंगे तो हम जो है बेसिक से हमने आपको बता ही दिया है। और ये हिस्ट्री है, और ये आप इसका कंटेंट देख सकते हैं, विषय देख सकते हैं। हमने मुग़लों से शुरुआत की थी, सिख परंपरा के बारे में जाना, भक्ति आंदोलन के बारे में जाना, फिर हमने शिवाजी यानी कि मराठाओं के बारे में जाना, मराठे राजाओं के बारे में जाना। फिर 17वीं शताब्दी में जो है मुग़लों के ख़िलाफ़ किस तरीके के विद्रोह हुए थे। फिर हमने जाना कि 18वीं शताब्दी में भारत में क्या चल रहा था। फिर 19वीं शताब्दी के दौरान जो है अंग्रेज़ों की या फिर आप ये कहें कि यूरोपियन जो लोग होते हैं या व्यापारी जो हैं वो किस दृष्टि से भारत में आए थे। फिर हमने देखा कि जो भी यूरोपियन शक्तियाँ जो है भारत में आई थी, तो उन्होंने जो है किस तरीके से जड़ें जमाना शुरू कर दिया था भारत में। फिर लास्ट में कौन रुका भारत में, और फिर उसके दौरान उनके साथ जो है 1857 की क्रांति के साथ जो है हमने इस बुक को समाप्त कर दिया है। आगे हम क्लास 8th की ही जो है हम ज्योग्राफ़ी, ठीक है, ज्योग्राफ़ी यानी कि भूगोल को स्टार्ट करने वाले हैं। जल्द ही आपको फर्स्ट लेसन जो है देखने को मिलेगा। और ये अपना नया चैनल है, ठीक है, शिक्षा और अध्ययन, शिक्षा और अध्ययन। आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, और कमेंट में लिख के बताएं कि वीडियोस में जो है इम्प्रूवमेंट क्या की जा सकती है, आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आप और कौन से सब्जेक्ट की जो है वीडियोस चाहते हैं वो भी आप जो है हमें बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अपना इसका मेन जो चैनल है अपना, इसके साथ साथ स्किल IQ एजुकेशन है, आपको उसी के नाम से सारी चीज़ें मिलेंगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। क्योंकि अलग अलग नाम से बनाना फिर फॉलोवर्स नहीं हो पाएंगे, तो वो तो गलत बात हो जाएगी। यूट्यूब चैनल अलग अलग हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए अलग रखते हैं और एकेडमिक के लिए अलग रखते हैं, बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है एक ही रखते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और लगभग 1 घंटे के अंदर ये हम कवर कर पाए हैं चीज़ों को। वैसे क्लासरूम में इस तरीके से कवर नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और जिस भी तरीके की आपको चीज़ें लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे ज्योग्राफीज़ के वीडियोज़ में, ज्योग्राफ़ी के वीडियो में ज्योग्राफीज़ क्या होता है, ठीक है। तो थैंक यू।